गुड मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 80 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि पहले जो था हवा और पानी बहुत शुद्ध था उनके जमाने में, और बताते हैं कि अपने समय में वे स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु और स्वच्छ वायुमंडल में रहा करते थे, उनका लुत्फ उठाते थे। आज इस बात को मीडिया भी प्रतिदिन रिफ्लेक्ट करती है कि कितना दिन प्रतिदिन हमारा वायुमंडलीय स्तर, वायुमंडलीय हवा का जो कंटेंट है, हवा का जो लेवल है, वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। हम सभी इस बात को महसूस करते हैं। वी ऑल फील दैट क्वालिटी ऑफ एयर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। हवा की गुणवत्ता भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आज बहुत सारे लोग श्वसन तंत्र के शिकार हैं। Many people in this world are suffering from respiratory disease, मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से औद्योगिकरण, यातायात के साधन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे industrializations and transport systems are increasing day by day. Every day this system creates lot of pollution, release lot of pollution in the atmosphere. और जिस तरह से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम आज देखें तो आने वाले समय में शायद शुद्ध हवा और पानी हमारी प्रकृति का साथ छोड़ दे। शुद्ध हवा और पानी हमें कहीं मिले ही नहीं। तो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर और एयर में जो हानिकारक बदलाव हो रहा है, उन प्रभावों का, उनके बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ एयर, हवा का पॉल्यूशन एंड वाटर का पॉल्यूशन। तो इनके बारे में, इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। तो हवा का पॉल्यूशन मीन्स एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन है क्या? हम देखिए, विदाउट फूड बहुत दिन तक रह सकते हैं, 2, 4, 5, 10, 15, वी कैन लिव विदाउट फूड। बट हवा के बिना हम कुछ ही मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। हवा, ऑक्सीजन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, वो भी बहुत सारे कंटामिनेंट से घिरे हुए हैं। ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंटामिनेटेड चीज हम अपने रेस्पिरेशन से लेते हैं। अब इसमें हम लोग एक्टिविटी को अगर बात करें कि अगर मान लीजिए कि कभी हम रोड पर से गुजरते हैं, तो वैसे जगहों से गुजरे जहां पर चिमनी भट्टी लगी हुई है, तो वहां हम अपने नाकों को कवर कर लेते हैं। वी कवर आवर नोज, हम लोग अपने नाक को कवर कर लेते हैं। लेकिन वही अगर गांव में जाते हैं तो फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर का हम अनुभव करते हैं, फ्रेश इनके लुत्फ उठाते हैं। बात करें कि एक पार्क में जाकर देखें और एक व्यस्त सड़क पर देखें, दूसरा घर पर देखें और इंडस्ट्री में देखें। ट्रैफिक कभी कभी बहुत जाम होती है, बहुत जाम लगता है, और खासकर शहरों में तो बहुत ज्यादा जाम लगता है। हम लोग इस बात से भली भांति परिचित है। ट्रैफिक जैम जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। हम लोग मान लीजिए कि हर घंटों पर ट्रैफिक जाम्स, हर मिनट पर ट्रैफिक जाम्स। उस समय आप अनुभव कीजिए जब ट्रैफिक जैम नहीं है, और उस समय अनुभव कीजिए जब ट्रैफिक जैम है। तो दोनों ही कंडीशंस में हम देखेंगे कि हम अपने नाक पर मास्क या रुमाल से या कोई चीज से हम लोग कवर कर लेते हैं। हम गांव और शहर की बात करें तो गांव में हवा में स्मोक की मात्रा कम होती है, लेकिन शहरों में स्मोक की मात्रा अधिक होती है। वी फील आवरसेल्फ व्हेन वी ट्रैवल, जब हम गांव जाते हैं तब वहां महसूस करते हैं, और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वहां की क्वालिटी ऑफ एयर, गांव की क्वालिटी ऑफ एयर और टाउन्स की क्वालिटी ऑफ एयर में बहुत ज्यादा का फर्क होता है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। तो यहां जो है कि एयर एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्स। हमारे एयर और वाटर क्या है बच्चों? एयर और वाटर आर नेचुरल रिसोर्स। एयर एंड वाटर, ये क्या है? These are natural resources. These are natural
रिसोर्सेस। और बहुत सारी कहानी और किस्सों में हम पढ़े हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस का कोई कीमत नहीं होता है। यू कैन नॉट बाय द नेचुरल रिसोर्स, खरीदते खरीदते थक जाएंगे। एयर एंड वाटर, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा कि विदाउट विच नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, विदाउट विच नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, इनके बिना कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑन अर्थ, इनके बिना नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑन अर्थ। ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट एंड एनिमल, कोई प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स, ये दोनों कोई यहां पर सर्वाइव नहीं करने वाले हैं अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। हम लोग पृथ्वी पर हैं बिकॉज वी हैव अ नेचुरल रिसोर्स, सो वी एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो अदर प्लैनेट्स पर भी अगर बात करें तो इस तरह के रिसोर्स नहीं मिलने के कारण, इफ मून पर भी इस तरह के रिसोर्स होते तो शायद कब का वैज्ञानिक वहां पलायन कर गए होते। बट देयर इज नो सच एयर, वाटर, नेचुरल रिसोर्स जो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त हो। सो ओनली मदर अर्थ हैज दिस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एयर एंड वाटर, केवल हमारी पृथ्वी पर ही है। दैट इज एयर में ऑक्सीजन, वाटर, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जहां भी एयर और वाटर होगा वहां लाइफ की संभावना है। वेयरएवर विद एयर एंड वाटर एग्जिस्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की पॉसिबिलिटी का अर्थ ही है एयर एंड वाटर। इफ एनी अदर प्लैनेट्स आल्सो, किसी भी ग्रह पर जाएं, अगर वहां पर ऑक्सीजन मतलब एयर, ऑक्सीजन और वाटर है तो वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। इफ देयर इज नो एयर एंड वाटर, लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ एयर और वाटर में हम लोग आज एयर पोल्यूशन पर पढ़ रहे हैं। एयर वाटर जो है हमारे नेचुरल रिसोर्स है। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑन अर्थ विदाउट दिस रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेस के बिना नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स कि दिस रिसोर्स, अगर ये रिसोर्स आपके पास है लेकिन अगर ये रिसोर्स गंदे हो तो क्या आप इनका यूटिलाइज कर पाएंगे? तो शायद जवाब होगा नहीं। मतलब कि these resources must be clean, इन रिसोर्स का स्वच्छ होना भी उतना ही जरूरी है। क्लीन वी आवरसेल्फ, हम ह्यूमन बीइंग सारी एक्टिविटीज इन नेचुरल रिसोर्सेस को पॉल्यूट करने पर ही लगे हुए। व्हाट एवर बी द ह्यूमन एक्टिविटी, आप किसी तरह का कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, यू ओनली डिस्ट्रॉय योर नेचुरल रिसोर्स एक्सेप्ट फॉर प्लांटेशंस। अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो कुछ हम अपने नेचुरल रिसोर्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, देयर इज आपके काम में 90% नेचुरल रिसोर्सेस को पॉल्यूट करने की ही क्षमता है। यू कैन ओनली पॉल्यूट द नेचुरल रिसोर्स। बट क्रिएटिविटी हमें बिल्ड करना पड़ेगा कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व रखें। हम केवल यूटिलाइज करते हैं, इनमें कोई अलग से नेचुरल रिसोर्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाते हैं कि हमारा नेचुरल रिसोर्स क्लीन कम से कम रह सके। अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करे तो हम उनके हार्मफुल प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार ना बने। मीन्स नेचुरल रिसोर्स के हानिकारक प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार नहीं बने। हम लोग बहुत सारे चीज को हम अपने एटमॉस्फेयर में, अपने एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं। दैट इज प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, रबिश हो गया, सो मेनी थिंग वी थ्रो इन वाटर, हम लोग पानी में भी फेंक देते हैं। तो यहाँ पर दिस रिसोर्स मस्ट बी क्लीन, आपको क्लीन रिसोर्स चाहिए। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर adding harmful substance, adding harmful substance to them, making them impure and unfit for use, making them pure and unfit
फॉर ड्रिंक, और वो हमें प्योर और अनफिट फॉर ड्रिंक, मतलब कि हम लोग ऐसे चीज को हम लोग अपने एनवायरमेंट में डालते हैं जो उनको इम्प्योर और अनफिट फॉर ड्रिंक बनाते हैं। ये इन्हें इम्प्योर और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, वाटर में जो कुछ हम ऐड कर रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंस, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, विच इज अनफिट, and this is called pollution of resource. This is pollution of resource. Pollution of resource. ये रिसोर्स के पॉल्यूशन है। दिस इज पॉल्यूशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का में हम पॉल्यूशन, दिस इज पॉल्यूशन ऑफ रिसोर्स। एयर और वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू अस, हवा और जल में ऐसे सब्सटेंस हो जो हार्मफुल हो हम लोगों के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, तो ऐसे कंट्रीब्यूशंस जो है तो हम लोग कहते हैं एयर एंड वाटर इज पॉल्यूटेड। वैसे चीज हार्मफुल सब्सटेंस जो हवा और पानी में हो, अगर ये चीज हवा और पानी में है तो हम लोग कहते हैं कि इट इज पॉल्यूटेड। दिस इज अब एयर और वाटर कंटेनिंग, एयर और वाटर containing substance that are harmful to us and our environment is said to be polluted, Harmful substances present in it are harmful substance present in it are known as pollutant, इसको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट आर नोन एज पॉल्यूटेंट, इसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। कॉज दूसरा है एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? Pollution of air is greater problem in urban and industrial areas. Pollution of air जो है एक बहुत बड़ी समस्या है अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में। इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर लॉट ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रियां एक साथ वर्क करती है, दैट आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल एरियाज। पॉल्यूशन ऑफ एयर एक क्या है? ग्रेटर प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन ऑफ एयर इट इज ग्रेटर प्रॉब्लम, इट इज अ greater problem in urban and industrial areas। इंडस्ट्रियल एरियाज में ये बहुत बड़ी समस्या है, इंडस्ट्रियल एरियाज। तो हम लोग जानेंगे कि आप ये सब जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन। कहाँ? अर्बन शहरी क्षेत्र और इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए। जहां बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां बहुत सारे बहुत पॉल्यूटेड हैं। टाउन्स आर ड्यू टू व्हीकल सिस्टम, गाड़ी वगैरह इतना चल रही है कि इससे भी क्या है बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस आर रिलीज्ड इन आवर एटमॉस्फेयर, सो ग्रेटर प्रॉब्लम। हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारे प्रेजेंट इन
एयर एंड वाटर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। आप यहां पर पॉल्यूटेंट की बात करेंगे। पॉल्यूटेंट क्या होता है? हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल substance present in air and water are called pollutant। इनको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट कहते हैं। वैसे हानिकारक पदार्थ जो हवा और पानी में मौजूद हैं उनको हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। और अगर ये सब्सटेंस एयर को पॉल्यूट करते हैं, दैट इज द सब्सटेंस विच कंटामिनेट एयर, वैसे सब्सटेंस जो एयर को कंटामिनेट करते हैं इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। उसको क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। और वैसे सब्सटेंस जो वाटर को कंटामिनेट करते हैं उसको वाटर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच pollute water is called water pollutant। वाटर, इसको हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस पॉल्यूट वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट, इसको वाटर पॉल्यूटेंट कहा जाता है। तो हम लोग जो है ये कहां से आते हैं? ये पॉल्यूटेंट, एयर और वाटर के पॉल्यूटेंट कहां से आ रहे हैं? वेयर डज दिस पॉल्यूटेंट कम्स फ्रॉम? यू हैव अ गुड क्वेश्चंस। वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? ये कहां से आते हैं? तो एयर पॉल्यूटेंट और वाटर पॉल्यूटेंट आते कहां से हैं? इस पर हम थोड़े विचार करेंगे एंड विल फाइंड। तो दे कम फ्रॉम air pollutant। Air pollutant comes from, एयर पॉल्यूटेंट आता कहां से है? तो एयर पॉल्यूटेंट दो तरह से आता है आपका। एक होता है नेचुरल सोर्स से। एक हो गया आपका बच्चों नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये अपने आप पॉल्यूट कर देगा, नेचुरल सोर्स। और दूसरा आता है आर्टिफिशियल सोर्स, दैट इज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल सोर्स और क्रिएटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। और क्रिएटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, दूसरा चीज। तीसरा चीज और मैन मेड सोर्स। हम लोग खुद क्रिएट करते हैं ये सारे पोल्यूटेंट्स को। तो जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो कहता है ह्यूमन मेड, और जो नेचर से ही कुछ पोल्यूशन उत्पन्न होता है तो नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में सबसे पहला हो गया आपको वोल्केनोस। दूसरा आपका हो गया डिकेइंग वेजिटेशन। थर्ड फॉरेस्ट फायर्स, विंड एंड डस्ट। इसमें जो हो गया नेचुरल हो गया। तो नेचुरल रिसोर्स जो पॉल्यूशन के हैं वो आपके वोल्केनोस हैं, डिकेइंग वेजिटेशन, फॉरेस्ट फायर्स, विंड एंड डस्ट। दीज आर नेचुरल सोर्स। तो वोल्केनोस कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? वोल्केनो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। वोल्केनो से क्या होता है?
volcano release large amount of air pollutant, large amount of air pollutant such as पहला CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हो गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा हो गया क्लोरीन, पांचवा हो गया HCl, छठा हो गया हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट। तो वोल्केनो रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, HCl, हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट्स, ये रिलीज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ये हमारे वोल्केनो जो है वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट को रिलीज करते हैं। पहला फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, HCl एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट्स, ये रिलीज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम चलेंगे कि डिकेइंग वेजिटेशंस जो है, हाउ डज इट पॉल्यूट एयर। वोल्केनो से ये हो गया, अब डिकेइंग वेजिटेशंस पर बात करेंगे कि हाउ डज दिस पॉल्यूट एयर। दूसरा डिकेइंग वेजिटेशन ये किस तरह से करता है। माइक्रोबियल एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोबियल एक्शन ऑन ऑर्गेनिक मैटर, microbial actions on organic matter in soil, religious pollutant nitrous oxide, microbial action on organic matter in soil, religious pollutant like nitrous oxide, it is also greenhouse gas। ये नाइट्रस ऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है। थर्ड इज योर फॉरेस्ट फायर, ये हो गया फॉरेस्ट फायर स्टूडेंट्स, दिस ऑल्सो रिलीजियस पॉइजनस गैस, ये भी दिस रिलीजियस poisonous gas, these releases poisonous gas such as carbon monoxide, CO formula for carbon monoxide, this release poisonous gas जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ये थर्ड इज wind and dust, fourth this is first was your natural source में volcanoes, second is decaying vegetations, third is forest fire and fourth wind and dust। wind और dust भी कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पॉल्यूशन को। wind and dust किस तरह से, तो they carry particulate matter like sand and dust, sand और डस्ट को
कैरी करते हैं, तो दे कैरी पार्टिकुलेट मैटर्स लाइक सैंड एंड डस्ट, सो दे पॉल्यूट एयर। मैन, ये था नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, नेचुरल सोर्स है एयर पॉल्यूटेंट के। अब हम लोग चलेंगे मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। वी विल स्टडी मैन मेड सोर्स। ये नेचुरल थे, अब हम लोग मैन मेड, नेक्स्ट मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। मनुष्य द्वारा कैसे हम एक पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, कैसे हम हार्मफुल सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं जो हमारे एयर के पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। वी ऑल्सो डू सम एक्टिविटीज विच पॉल्यूट एयर। कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे सबके पास ऑटोमोबाइल्स। फर्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स। पहला हो गया ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में डीजल और पेट्रोल का यूज होता है, और डीजल और पेट्रोल के इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जैसे गैस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। क्योंकि इंजन आज उतना नहीं है कि आपके पूरे कंबशन को कंप्लीट कर दे, तो उस तरह के इंजन के क्वालिटी पर अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो वहां जो पॉल्यूशन, उसके कारण जो पॉल्यूशन होगा, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में वो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप वैसे क्षेत्रों से गुजर रहे हैं जहां पर ट्रैफिक जाम है, तो ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो एकदम सफोकेटिंग महसूस होगा। तो आप पाएंगे कि वहां पर क्वालिटी ऑफ एयर इज इंक्रीज, जाम रहने के बाद और ज्यादा इंक्रीज रहता है, उधर से तो जाने का मन नहीं करता है। तो सो ऑटोमोबाइल्स में क्या करते हैं, वी यूज डीजल एंड पेट्रोल। हम लोग इसमें डीजल और पेट्रोल का यूज करते हैं एज फ्यूल। डीजल और पेट्रोल का इनकम्प्लीट कंबशन of these fuels it releases CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट्स। ये जो होता है, हम लोग यूज करते हैं डीजल पेट्रोल को फ्यूल के रूप में। इसके इनकम्प्लीट कंबशन से रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स। दिस सब्सटेंस डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर के क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। और ऑटोमोबाइल्स खासकर बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूटेंट के लिए कंट्रीब्यूशन देता है। दैट ऑटोमोबाइल कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन एयर पॉल्यूशन। एंड सेकेंड थिंग इज, एक तो हम फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्रीज कैसे पॉल्यूट करते हैं। these release CO2, SO2, nitrogen monoxide also, this also release NO, nitrogen monoxide and particulates। ये इसमें फ्लाई एश वगैरह आते हैं, डस्ट, कार्बन के डस्ट, ये सब फैक्ट्रीज द्वारा रिलीज होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, थर्ड, इंडस्ट्रियल
प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या करते हैं, रिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। देखिए इंडस्ट्रियल, जहां जहां इंडस्ट्री है वहां भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये पॉल्यूटेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इंडस्ट्रियल, दिस रिलीज different type of pollutant, different type of pollutant, ये अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट को हमारे वातावरण में रिलीज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस इन्वॉल्व, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस, द टाइप ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व, किस तरह के प्रोसेस को इन्वॉल्व किया गया है। कोल पावर इन्वॉल्व, देखिए बच्चों यहां सबसे हम लोग देख रहे हैं कि मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट दैट इज ऑटोमोबाइल, में डीजल और पेट्रोल का यूज होता है फ्यूल के रूप में, और उसके इनकम्प्लीट कंबशन से हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, डेडली पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। जहां जहां फैक्ट्रीज लगी हुई हैं तो फैक्ट्रीज भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट, ये सब भी रिलीज करते हैं। आज बढ़ते हुए पॉपुलेशन से हमारे ये सब चीज बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। रेगुलर पॉपुलेशन जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीजिंग, बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेज स्तर से बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए पॉपुलेशन के कारण भी आवर डिमांड्स आल्सो इंक्रीजिंग। तो डिमांड्स जब बढ़ते जा रहे हैं तो ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दिस ऑल थिंग विल ग्रो ऑन, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैन मेड एयर पॉल्यूटेंट में इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है, कोयला का यूज होता है। अब कोयला, पहले कोयले से खाना बनता था, कोयला बहुत प्राचीन समय से कोयले से खाना बनता आया, चाहे काउ डंग केक से खाना बनता आया है। डंग केक्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ फूड। तो अब इसमें क्या होते हैं कि कोल, अब पहले इंडस्ट्री, पहले गाड़ी, रेलगाड़ी जो चीज वो भी कोयले से चलती थी। तो इसमें क्या होता था कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजेस कोल, ये क्या क्या यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, एंड पावर प्लांट, जिसके कारण कौन से गैस बनेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एश एंड स्मोक। ये जो है ये हमारे वायुमंडल में रिलीज होंगे इन कोयले के कंबशन से। कोयला की, अब जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो वो क्या होता है कि वो इनकम्प्लीट कंबशन से ही होता है। अगर कार्बन का कंप्लीट कंबशन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, अब यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रिलीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, यहां पर एयर पोल्यूशन में फर्टिलाइजर्स, जैसे मैन मेड है, ये मैन मेड एयर पॉल्यूटेंट में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होंगे, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो मीन्स वन, मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड कहने का अर्थ है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। These are the oxides of nitrogen which is released in atmosphere, and also ammonia. Ammonia is also released in atmosphere. These are harmful. ये मैन मेड है। अब मैन मेड पोल्यूटेंट में डिकेइंग ऑफ क्रॉप, जहां फसल सड़ते हैं, डिकेइंग ऑफ क्रॉप मींस जहां पर पेड़ पौधे फसल ये सब सड़ते गलते हैं, दैट इज डिकेइंग ऑफ क्रॉप। द एयर पोल्यूटेंट
में फोर्थ है डिकेइंग ऑफ क्रॉप्स। फोर्थ इज योर डिके क्रॉप रेसिड्यू। डिके क्रॉप रेसिड्यू ये भी क्या करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट है, मैन मेड। तो ये खासकर देहाती क्षेत्र में, इन रूरल एरियाज इज मेन सोर्स ऑफ, it is main source of carbon monoxide and methane gas. Carbon CO here, carbon monoxide, methane CH4। तो मीथेन गैस, जैसे भी कोई फसल सड़ते गलते हैं तो उनसे क्या कौन सी गैसें निकलने वाली होती हैं, उनसे निकलने वाली गैसेस होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। मीथेन सो कॉल्ड, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस, क्योंकि ये दलदल वाले क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। और जहां पर धान की खेती होती है वहां पर देखिएगा कि ये बुलबुले के रूप में नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो ये बुलबुला जो होता है दैट इज अ मार्स गैस, दैट इज योर मीथेन। मीथेन इज मार्स गैस, डैम फायर, यू कैन ऑल्सो कॉल इट Mars gas, dam fire. This is methane. ये कहां से निकल रहे हैं, decaying of crop residue, burning of plastic also। हम लोग प्रतिदिन प्लास्टिक को बर्न करते हैं, कितना पॉल्यूशन होता है ये आप समझ नहीं सकते हैं। प्लास्टिक के बर्न करने से, और प्लास्टिक के बर्न करने से जो भी गैसें निकलती हैं वो मोस्टली हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। अगर फिफ्थ बात करें, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, so don't burn plastic, burning of plastic। अब तो प्लास्टिक पर बैन लग रहे हैं। burning of plastic release carbon monoxide and other harmful gas। burning of plastic releases carbon monoxide and other harmful gases। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट अलग तरह के पॉल्यूटेंट हैं, जैसे कि CFC, सो कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जितना भी क्लोरीन जो कंटेनिंग कंपाउंड है वो ज्यादा हार्मफुल ही होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब जिसमें क्लोरीन लग गया, ज्यादातर वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, लेकिन जिसमें भी ये हाइड्रोजन ग्रुप क्लोरीन वाले कंपाउंड है वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं। क्लोरोफॉर्म, DDT, these are the very harmful substance। यहां पर ये था बर्निंग ऑफ प्लास्टिक से निकलने वाले गैस, और बर्निंग ऑफ प्लास्टिक में बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैस निकलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, वी विल स्टडी व्हाट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां पर हम स्टडी करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज अब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वी से CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, these are used in refrigerators, these are used in refrigerator। ये बच्चों ये रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, एयर कंडीशनर में यूज होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स एंड इन एयर कंडीशनर and in air conditioner। एरोसॉल स्प्रे में भी, एरोसॉल स्प्रे
also contains these things. अब हम जानेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये CF2 ऑल्सो CF2Cl2, मतलब कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? तो इसमें इट डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। पहला कि ये ओजोन लेयर को क्या करेगा? डैमेज करेगा। इट डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ये डैमेज करता है ओजोन लेयर को एटमोस्फेयर में। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर क्या करता है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओजोन इज स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ अर्थ में ओजोन क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओजोन लेयर इट प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है को रिलीज करता है हमारे एटमोस्फेयर में। और फ्रॉम सन, ये सन एटमोस्फेयर से। नाउ लेस हार्मफुल केमिकल आर यूज्ड। नाउ लेस हार्मफुल केमिकल्स आर यूज्ड। आजकल जो है बहुत कम हार्मफुल केमिकल्स को यूज किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर में इसका उपयोग होता है। और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है। इसका जो क्लोरीन है वो क्या करता है? फ्लोरीन, ये इसके ऑक्सीजन को हटाता है, जिससे ओजोन का लेयर जो है वो डिप्लीट होते रह रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत हानिकारक है। मतलब एक मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत हद तक ऑक्सीजन लेयर को डैमेज कर सकता है। एंड ओजोन लेयर जो है वो हमारा नेचुरल कवच है, मन प्राकृतिक रूप से हमें दिया गया कवच, और उस कवच को खुद ही हम छेद कर रहे हैं। तो प्राकृतिक रूप से सुरक्षा कवच हमारे प्रकृति से मिला हुआ है, और उस प्राकृतिक कवच में हम लोग पॉल्यूशन डाल के, पॉल्यूशन करके उस कवच को खुद से हटा रहे हैं। मतलब भी हम लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इट प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। और ओजोन लेयर क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है आपको बच्चों की ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर सच हार्मफुल रेडिएशंस। वो इतने भयावह विकिरण हैं क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर म्यूटेशंस और स्किन डिजीज में लीड्स टू स्किन कैंसर ऑल्सो, ये भी इनसे आपको हो सकता है। सो हम लोग अपने नेचर और प्रकृति की सुरक्षा सब एक साथ लें और प्रकृति को सुरक्षित रखने के उपाय में लग जाए। दिस इज ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स यू एंड प्रोटेक्ट्स यू बिकॉज सन से निकलने वाले रेडिएशन बहुत तरह के हैं। उसमें अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड विजिबल रेडिएशन जो हम लोग देखते हैं वो, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ लेस हार्मफुल रेडिएशंस का उपयोग किया जा रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अपेक्षा। नाउ लेस हार्मफुल रेडिएशंस आर यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड सो लेस हार्मफुल रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अपेक्षा यूज किए जा रहे हैं। अब यहां पर such particles are also produced such particles are also produced during the industrial process तो इसमें क्या है कि हम लोग अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान भी जो है बहुत सारे केमिकल्स जैसे डीजल एंड पेट्रोल्स
डीजल पेट्रोल जो भी जलते हैं क्या होते हैं, तो बर्न करके टीनी पार्टिकल हवा में छोड़ते हैं, और ये टीनी पार्टिकल जो है रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। बहुत सारे ये छोटे पार्टिकल्स जो है हवा में सस्पेंडेड होते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि ऑटोमोबाइल्स which burns diesel and petrol, जो डीजल और पेट्रोल को यूज करते हैं, produces teeny particles which remain suspended in air, जो हवा में सस्पेंडेड होते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक के लिए ये हवा में सस्पेंड रहते हैं। एंड रिड्यूसेस विजिबिलिटी, जैसे कि इतने सारे जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं वो बर्न करते हैं डीजल और पेट्रोल पर, और बहुत सारे सूट पार्टिकल्स को हवा में रिलीज करते हैं, और जो कि जाके हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, लटकते रहते हैं हवा में एंड बहुत लंबे समय तक। तो इससे क्या होता है कि हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, it reduces visibility and when inhaled, अगर हम ऐसे पार्टिकल को रेस्पायर कर रहे हैं तो when inhaled they cause disease, ये रोग उत्पन्न करते हैं। Such particles are also produced during industrial process। ऑटोमोबाइल्स से तो ये पार्टिकल सस्पेंडेड, ये जो है टीनी पार्टिकल्स मिलते ही हैं जो कि लंबे समय तक हमारे हवा में सस्पेंड करते हैं। इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिलीज such teeny particles in atmosphere which releases the visibility, जो विजिबिलिटी को घटाता है। पावर प्लांट्स भी क्या करते हैं, पावर प्लांट, ये पावर प्लांट क्या करते हैं, पावर प्लांट gives out teeny ash particles which also produce atmosphere, ये हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। एटमॉस्फेयर यहां पर क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिलीज सच टीनी पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर which releases the visibility, जो हमारे विजिबिलिटी को कम करते हैं, और पावर प्लांट भी इस तरह के पार्टिकल्स को जन्म देते हैं और पॉल्यूट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ये क्या है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, व्हाट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, इस पर हम लोग विचार करेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या है, they finally divided solid, they are finally divided solid or liquid particles suspended in air called suspended particulates। देखिए
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स दे आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स, ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो हवा में लटकते रहते हैं एंड कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, दे आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, हवा में ही सस्पेंड रहते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम बताएंगे तो ये है डस्ट, स्मोक एंड फ्लाई एश, ये सब डेंजरस है। फ्लाई एश, फ्लाई एश, डस्ट क्या करते हैं, तो डस्ट में अगर हम जानेंगे कि एसपीएम का अर्थ है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड या लिक्विड है जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और इन्हें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट भी कहते हैं। जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, फ्लाई एश हो गया। तो डस्ट क्या है, व्हाट इज डस्ट? डस्ट, तो डस्ट है आपका, दे कंटेन्स टीनी पार्टिकल्स, दे कंटेन्स टीनी पार्टिकल्स ऑफ अर्थ, ये मतलब सॉइल वगैरह के छोटे छोटे कण ये रखते हैं। प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं, ये डस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं ब्लोइंग विंड से, प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग विंड, ब्लोइंग विंड के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। ब्लोइंग विंड, हेवी ट्रैफिक ऑन रोड, हेवी ट्रैफिक ऑन रोड, हेवी ट्रैफिक ऑन रोड, स्टोन क्रशेस एंड कंस्ट्रक्शन साइट, स्टोन जब टूटते हैं, क्रश करते हैं, स्टोन क्रशेस, तोड़ा जाता है, क्रशेस एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, तो यहां पर जो है ये सब कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ये इस तरह के आपको डस्ट मिलेंगे। आपको ट्रैफिक जहां पर है, हैवी ट्रैफिक, वहां मिलेंगे, हवा जहां ब्लो कर रहे हैं वहां पर ये डस्ट आपको मिलेगा। अब यहां पर डस्ट इन एयर स्पॉइल आवर क्लॉथ, जो डस्ट हवा में है पहले तो वो आपके क्लॉथ को स्पॉइल करेगा। डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर स्पॉइल्स योर क्लॉथ, आपके कपड़े को क्या करेगा, पूर्ण रूप से स्पॉइल कर देगा। और डस्ट प्रोड्यूसेस एलर्जी, डस्ट क्या करता है, डस्ट प्रोड्यूसेस एलर्जी, एलर्जी, हम सभी कोई ना कोई चीज के प्रति एलर्जी सबको होता है, कुछ ना कुछ के प्रति, किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, तो डस्ट भी एलर्जी का एक सोर्स है। डस्ट ऑल्सो कवर द लीव्स, जैसे बहुत सारा धुआं, गाड़ी पास होती है कहीं से, रोड और ट्रैफिक सिस्टम से, तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, हरे पत्ते को ऊपर धुआं, मतलब डस्ट ऑल्सो कवर्स, डस्ट also covers the leaves of plant and trees, the leaves of plant and trees, dust cover करते हैं trees and prevent photosynthesis, देखिए बच्चों, डस्ट के बारे में बात करें तो डस्ट जो होता है कि कंटेन्स टीनी पार्टिकल्स ऑफ अर्थ, ये छोटे धूल कण, और प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग विंड, ये प्रोड्यूस होते हैं ब्लोइंग विंड से। हेवी ट्रैफिक ऑन रोड, स्टोन क्रशेस एंड कंस्ट्रक्शंस वर्क जहां हो रहा है वहां पर, तो डस्ट जो है वो आपके क्लॉथ को स्पॉइल कर सकता है। डस्ट प्रोड्यूसेस एलर्जी, और डस्ट हो जाएगा तो पत्तियों के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया पर बाधा पहुंचाता है डस्ट ऑल्सो reduces the prevent photosynthesis, because photosynthesis के लिए लाइट की जरूरत होती है, और डस्ट पार्टिकल्स पत्तियों के चारों तरफ घेर लेते हैं, घेरने के कारण लाइट उन तक एंटर नहीं कर पाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस बाधित होती है। एंड डस्ट स्पॉइल्स करते हैं फोटोसिंथेसिस को, और सो डस्ट इज वेरी हार्मफुल। अब हम लोग चलते हैं स्मोक। स्मोक is, this is a smoke, ये भी A was your dust, ये A dust थे, dust,
स्मोक एंड फ्लाई एश। तो डस्ट क्या है कि ये तो आपको पता चला कि डस्ट आपके कपड़े को बर्बाद कर देगा, डस्ट जो है आपको एलर्जी प्रोड्यूस कराएगा, डस्ट जो है फोटोसिंथेसिस को बाधित करेगा। तो दीज आर द डस्ट। स्मोक इट इज मेनली टीनी पार्टिकल, इट इज मेनली टीनी पार्टिकल्स। यू कैन यूज डस्ट पहले पढ़ चुके हैं। इट इज मेनली टीनी पार्टिकल्स। जैसे कि हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कौन कौन होते हैं, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में होता है डस्ट, ये हो गया स्मोक, और तीसरा फ्लाई एश। तो स्मोक इट मेनली टीनी पार्टिकल, ये मुख्य रूप से छोटे पार्टिकल्स हैं ऑफ कार्बन, मेन टीनी पार्टिकल्स मेनली ऑफ कार्बन, mainly of carbon. Dust, it is mainly teeny particles of carbon, teeny particle of carbon. ये कार्बन के teeny particles हैं and particles in air. Dust is mainly teeny particles of carbon in air. Smoke produced by, smoke ये produced कैसे होते हैं, produced by, स्मोक का जन्म होता है बर्निंग ऑफ वुड, काउ डंग केक्स, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल in homes, factories and thermal power plant, thermal power plant, ये जो होता है मोटर व्हीकल्स, स्मोक जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड्स, काउ डंग केक्स, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इन होम्स, फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट एंड मोटर व्हीकल्स। अब है स्मोक जो होता है, स्मोक इफ प्रेजेंट इन एयर, जब ये स्मोक आपके हवा में मौजूद होंगे, spoils our cloth and blackens the building, spoil your cloth and blackens the building, काला कर देगा पूरे बिल्डिंग को, blackens the building। जहां पर रिफाइनरी वगैरह है वहां पर जाइएगा तो रूम के चारों तरफ, जहां कार्बन फैक्ट्री है वहां पर जाइएगा तो रूम के चारों तरफ जो है काला काला बिल्डिंग रहता है, तो ये सब दिखाई देगा आपको, आपके कपड़े भी काले हो जाएंगे। स्मोक में कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, स्मोक क्या कर सकता है, स्मोक रेस्पिरेशन संबंधी प्रॉब्लम, स्मोक में कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, स्मोक आपको रेस्पिरेशन संबंधी बीमारी भी उत्पन्न करता है। तो देखिए स्मोक क्या है, ये मेनली टीनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, दिस इज स्मोक इज मेनली टीनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन एयर। स्मोक प्रोड्यूस कैसे होता है, बर्निंग ऑफ वुड, डंग केक्स, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल्स इन होम्स, फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट, मोटर व्हीकल्स के कारण। स्मोक क्या करता है, इफेक्ट ऑफ स्मोक अगर हम बात करें, इफेक्ट ऑफ स्मोक की बात करें तो इफ प्रेजेंट इन एयर स्पॉइल योर क्लॉथ, या आपके कपड़ों को, और ब्लैकन्स द बिल्डिंग। स्मोक क्या करता है, कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, मींस रेस्पिरेशन संबंधी बीमारी जो होगा वो स्मोक से ही होता है। अब थर्ड, पहला हम लोग डस्ट पढ़े, दूसरा स्मोक, एंड थर्ड इज योर फ्लाई एश। अब है फ्लाई एश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज फ्लाई एश? फ्लाई एश
फ्लाई एश क्या है? फ्लाई एश, फ्लाई एश, minute ash particles. This is minute ash particles formed by burning of coals, formed by burning of coals, formed by burning of coals and carried in the air, and carried in the air, carried in the air by the gas produced, by the gas produced minute ash particle formed by burning of, ये थोड़े ash राख, मतलब माइन्यूट एश पार्टिकल फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल. कैसे बनते हैं ये? बर्निंग ऑफ कोल एंड कैरिड इन द एयर बाय द गैस प्रोड्यूस्ड, और कैरिड होते हैं एयर गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान जो गैस बनते हैं वही इस माइन्यूट एश पार्टिकल्स को हवा में ऊपर ले जाते हैं एंड कॉल्ड फ्लाई एश. कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? फ्लाई एश. दिस इज कॉल्ड फ्लाई एश. ये माइन्यूट एश पार्टिकल्स हैं जो कोल के बर्निंग से बनते हैं, और जो गैस उनके साथ बनती है वही फ्लाई एश को ऊपर लेके जाते हैं, और यही फ्लाई एश कहलाते हैं. तो इमिशन, इट इज इमिटेड कैसे होते हैं? इनका इमिशन के बारे में बात करें तो ये कहां से निकलते हैं? इमिशन ऑफ दिस फ्लाई एश, it is emitted by chimney. It is emitted by chimney. ये चिमनी द्वारा निकलते हैं. of coal, of chimney of coal, chimney of coal, based chimney of coal based thermal power plant, thermal power plant. If fly ash present in air, it causes irritation of eyes. It causes irritation of eyes. ये आंखों का इरिटेशन कहते हैं. स्किन, नोज, throat, nose, throat, and respiratory part, देखिए ये इमिटेड होते हैं चिमनी ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट. ये चिमनी, कोल के चिमनी से निकलते हैं. अगर ये फ्लाई एश प्रेजेंट इन एयर है तो ये करेगा आपको इरिटेशंस ऑफ आई, स्किन, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट को आपको इरिटेट करेगा और उसको नुकसान भी पहुंचाएगा. तो दिस थिंग्स वाज फ्लाई एश. फ्लाई एश माइन्यूट एश के पार्टिकल्स हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं बर्निंग ऑफ कोल से, और उसी समय जो गैसें बनती हैं उन चीज को ऊपर लेके चली जाती हैं. तो दिस इज योर फ्लाई एश. फ्लाई एश. अब कंटिन्यूड ब्रीदिंग ऑफ एयर कंटेनिंग फ्लाई एश. अगर मान लीजिए कि फ्लाई एश में आप हवा में सांस ले रहे हैं तो क्या होगा? ये डिजीज जैसे ब्रोंकिटिस हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है. फ्लाई एश लंग कैंसर को भी जन्म देते हैं अगर इस तरह के वातावरण में आप लगातार सांस ले रहे हैं तो. अब यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर कंटिन्यूअस ब्रीदिंग of air containing fly ash causes disease like bronchitis and
एंड लंग कैंसर। देखिए कंटिन्यूअस इस तरह के वातावरण में अगर आप सांस लेते हैं तो एक रोग होगा जिसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस, और लंग कैंसर भी इससे उत्पन्न होता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ वी विल कंसीडर ऑन ए टॉपिक कि एयर पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए कि कंटिन्यूअस ब्रीदिंग इन एयर ऑफ एयर कंटेनिंग फ्लाई एश कॉजेज डिजीज ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर ब्रोंकी जहां पर है वहां पर का रोग को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, और लंग कैंसर को भी जन्म देता है कि फ्लाई एश। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। हम लोग एयर पोल्यूशन के हानिकारक प्रभाव को देखेंगे। तो देयर इज वेरी बैड इफेक्ट ऑफ there is very bad effect of this pollutant there is a very bad effect of this pollutant on living and non-living। on ये living पर भी प्रभाव डाल रहे हैं and non-living पर भी प्रभाव डालते हैं। non-living इनके बहुत ही बड़े दुष्परिणाम हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर। एयर पॉल्यूटेंट्स का जो है बहुत बड़ा इफेक्ट है लिविंग थिंग पर भी और नॉन लिविंग थिंग पर भी। तो इसमें तो पॉल्यूटेंट दैट टुगेदर कंट्रीब्यूट pollutant that together contribute 90% of global air pollution pollutant that produce 90% of global air pollution is A हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, B हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और C हो गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया पॉल्यूटेंट जो 90% ऑफ ग्लोबल पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आप कार्बन मोनोऑक्साइड आप ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। So these are the pollutant which contribute 90% of global air pollution। 90% जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो कार्बन हियर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO हो गया, दिस इज NO2, दिस इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दिस इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे जो हैं वो पोल्यूशन ऑफ ग्लोबल कंसर्न है। हाउ इज नाइट्रोजन ऑक्साइड अ पोल्यूशन ऑफ ए ग्लोबल कंसर्न? नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रस ऑक्साइड, और इनको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। N2O is nitrous oxide as well as it is called laughing gas. Second is nitrogen monoxide, third is nitrogen dioxide। ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, इस गैस को सुनने पर हंसी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब these are produced by oxides of nitrogen are produced
produced by burning of fossils fuel। ये कैसे होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल के बर्न होने से, लाइक पेट्रोल एंड डीजल in motor vehicles पेट्रोल और डीजल के मोटर व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल के कंबशन से आपका बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड they are by burning of coal ये कोयला के जलने से भी प्रोड्यूस्ड होता है। इन फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट में कोयला के कंबशन से बनता है। यहां पर अब नाइट्रोजन ऑक्साइड में खासकर कितने ऑक्साइड्स हैं? ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं जीवाश्म ईंधन के दहन से, जैसे पेट्रोल और डीजल, जो कि मोटर व्हीकल्स में कंबशन इनका होता है, तो इनसे प्रोड्यूस होते हैं ये तीनों गैस, दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये प्रोड्यूस होते हैं कोयले के जलने से भी ये प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड की क्या हार्मफुल इफेक्ट है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पहला क्या करता है ये? इट कॉजेस इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। It causes irritation in mucous membrane। म्यूकस मेम्ब्रेन में ये इरिटेशन उत्पन्न करता है। लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ NO2 causes serious lung disease। बहुत सारे जो है लंग डिजीज इसी से होते हैं, सीरियस लंग डिजीज। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड causes serious injury to nitrogen dioxide, formula is NO2, causes serious injury to vegetation। It damage plant leaves। ये पौधे के पत्तियों को डैमेज करते हैं। इट डैमेज प्लांट लीव्स। तो स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर 18 का फर्स्ट लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।